we have to derive two formula. First, in series we can write to find the equivalent resistance of three given resistors connected in series combination. ऊपर मीठा है? हाँ, first topic, method for finding resistance by using ammeter and voltmeter. Second, factors on which electric current depends. Third, grouping or combination of resistors and its types. Fourth, to find the equivalent resistance of three given resistors connected in series combination. इसी को दूसरी तरीके से कह सकते हैं, और to prove R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. Next होगा to find the equivalent resistance of three given resistors connected in parallel combination. Or to prove 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. इतना टॉपिक आज का होगा, लिख लिए? So these are the 5 topics what we will discuss today. और एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था लास्ट डे कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं? V इज इक्वल टू आई आर अगर ओम्स लॉ है तो इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की क्यों जरूरत है? और आप जो होमवर्क भेजे थे उसमें लिखा था आपने कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मैंने वही लिखा था कि क्यों जरूरी है कि आप रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखें। What is need to keep resistance constant in Ohm's law? बताइए मुझे। क्योंकि ओम ने रेसिस्टेंस को कांस्टेंट लिया था। इसका आंसर दो पार्ट में जा रहा है बाबू। पहला पार्ट में यह जा रहा है कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है क्योंकि हमें रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो एग्जामिनर के दिमाग में यह आएगा ना कि भाई रेसिस्टेंस कांस्टेंट रखना ही क्यों है, तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज ओम टुक रेसिस्टेंस कांस्टेंट। यही पढ़े थे ना हम लोग, V डायरेक्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज कांस्टेंट। ये R को कांस्टेंट ओम ने लिया था, दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू कीप दिस टर्म कांस्टेंट। समझ रहे हैं? आ रहा है ना समझ में? तो ये लाइन लिखना जरूरी हो जाता है। आपने लिखा कि वी नीड टू keep temperature constant to keep resistance constant, but why we are needed to take resistance constant? Because Ohm did this. Ohm took resistance constant and that is, it is Ohm's law, so we are supposed to follow whatever Ohm did. समझ रहे ना? ये पॉइंट था। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं रेसिस्टेंस। अगर आपके पास आमीटर का रीडिंग है और वोल्ट मीटर का रीडिंग है तो आप रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं?
हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, ये ओम ने हमें बताया था, मतलब ओम ने नहीं बताया था, ये तो हमें पहले से पता था। V इज इक्वल टू आई, V बाई R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। अब है क्या ना कि आपसे कहा जा रहा है सर्किट का रेसिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप रीडिंग लेते हैं, ठीक है, हाँ क्या बाबू, टॉपिक का नाम यह है कि मेथड टू फाइंड रेसिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ आमीटर एंड वोल्टमीटर। अगर आपके पास सर्किट में आमीटर है और वोल्टमीटर है तो आप रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे यह बताना है। तो इट इज नॉट टू सिंपल, ऐसा नहीं कि बस ये रेशियो निकाल दिया और रेसिस्टेंस मिल गया। रेसिस्टेंस एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म होने की वजह से रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होते रहता है। इस वजह से जब कभी हमें अगर कहा जाए किसी सर्किट का रेसिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होता है ना, 5 रेसिस्टेंस निकालना होता है। पहले R1 निकाल लो, V1 बाई I1, फिर R2 निकाल लो, V2 बाई I2, R3 निकाल लो, V3 बाई I3, R4 निकाल लो, V4 बाई I4, और R5 निकाल लो, V5 बाई I5। कैसे ये निकाल रहे हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का अलग अलग रीडिंग मिल रहा है, आमीटर का अलग अलग रीडिंग मिल रहा है। अब R1 सपोज किया जाए कि हमें मिल गया 2 ओम, ठीक है, ये मिल गया सपोज करो 2.5 ओम, ये सपोज कर रहे हैं, ये सब मतलब बस इमेजिनेशन है, 3 ओम आ गया, ये सपोज करो 3.5 ओम आ गया, और ये सपोज करो 4 ओम आ गया। तो ये सब रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, R एवरेज निकाल जाते हैं, और एवरेज निकालने का तरीका बचपन सीखे। (15/5) 3 ओम रेसिस्टेंस होगा। अब देखो आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि एक सर्किट है जिसका 5 अलग अलग रेसिस्टेंस है, 2 ओम, 2.5 ओम, 3 ओम, 3.5 ओम और 4 ओम, और आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए कि इतने सारे रेसिस्टेंस हैं अगर, तो रियल में कौन सा रेसिस्टेंस होगा। तो सब तो सर्किट के ही रेसिस्टर है। अब आपका एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना वैल्यू चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और स्पेशली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इस वजह से ये वैल्यू चेंज हो रहा है। तो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से आप पांचों का एवरेज निकाल जाएंगे, और जो एवरेज होगा वही आपका रियल रेसिस्टेंस होगा। सपोज क्या अगर 3 वैल्यू होता तो तीनों को ऐड करते और 3 से डिवाइड कर देते। मतलब क्वेश्चन मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि हाउ विल यू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट बाय यूजिंग द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड ammeter. We will take different values of ammeter and voltmeter. Yeah, we will take different readings of voltmeter and ammeter, and we will find different resistance. Thereafter, we take the average value of the resistance, which is the actual resistance of that circuit. समझ रहे हैं ये बात? क्या एवरेज ही होना है। देखो क्या करते हैं हम लोग कि जो चीजें फ्लक्चुएटिंग होती हैं, जैसे मान लो धोनी फर्स्ट मैच में 30 रन बनाया, सेकेंड मैच में 40 रन बनाया, और थर्ड मैच में 50 रन बनाया। तो धोनी का अगर पूछा जाए कि क्या स्ट्राइक रेट है, या धोनी फिलहाल कैसा खेल रहा है, या धोनी कितना रन बनाया, तो आप क्या करते हैं, तीनों का एवरेज निकाल के बता देते हैं कि फिलहाल आपका यही चल रहा है, या इस पूरे सीरीज में उसका ये परफॉर्मेंस रहा। ये काम करते हैं ना हम लोग। वही चीज है, सर्किट का रेसिस्टेंस निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है ना। अभी आप अभी के टाइम में देखो ना, बारिश खूब हो रहा है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी ठंडा, तो ये टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये टेम्परेचर चेंज होते रहेंगे। तो अब ये टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, तो क्या रेसिस्टेंस नहीं चेंज होगा? तो एग्जैक्ट वैल्यू बताया जा सकता है। पता चला कि आप यहां का रेसिस्टेंस अभी का वैल्यू बता दिए, रात तक तो वो कुछ और हो गया,
तो इसीलिए अलग अलग वैल्यू लेते हैं और एवरेज वैल्यू लेते हैं। ये एवरेज भी एग्जैक्ट रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये जो एवरेज वैल्यू है आपका वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये जितना मिल रहा है आपको ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि इन पांचों के नजदीक तो मिल गया ना। वो एवरेज आप तभी निकालते हैं जब आप एक्चुअल किसी चीज का, जैसे अगर किसी का मंथली सैलरी 30,000 है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन किसी का बिजनेस है, वो पहला महीना 30,000 कमा रहा है, दूसरा महीना 40,000 कमा रहा है, तीसरा महीना 20,000 ही कमा पा रहा है, तो अब तीनों का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ऑलमोस्ट उसका कमाई आप निकाल लेंगे ना। समझ रहे मेरा पॉइंट? अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर साइंस में तो हम लोग एग्जैक्ट चीजें करते हैं, यहां करना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, आपको वो चीज निकालना है जो एग्जैक्ट है ही नहीं। टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यू चेंज होते रहता है, अब ये वैल्यू चेंज होते रहता है, इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो टॉपिक इसीलिए बनाना पड़ा। अगर ये टॉपिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ये टॉपिक अगर ये सिंपल चीज होता, सपोज आपसे कोई कहता है कि किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो आप नॉर्मल सा जवाब देंगे, जी वोल्ट मीटर का रीडिंग ले लीजिए, यही बोलिएगा ना। वोल्ट मीटर 20 वोल्ट बता रहा है तो 20 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वोल्ट मीटर 100 वोल्ट दिखा रहा है तो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये तो बड़ा आसान चीज है ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं आप। कोई आपसे कहा कि किसी सर्किट में करंट फ्लो कितना कर रहा है ये हमें निकालना है, आमीटर लगाएगा कि गैल्वेनोमीटर? आमीटर लगेगा, और आमीटर का जो भी रीडिंग मिल जाता है, वॉटएवर जो भी वैल्यू मिलता है वो आप क्या करिएगा, इससे निकाल लीजिएगा। तो जो भी वैल्यूज, अरे यार इतना सारा चीज दे दिया है, जो भी वैल्यूज आपका आ रहा है आमीटर का, वो करंट का वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगा। चेंज तब होगा जब आप सोर्स चेंज कर दे। ये पहले एक बैटरी जोड़े थे, 5 बैटरी जोड़ दीजिएगा तो वोल्ट मीटर चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक वो सर्किट सेम है तब तक तो चेंज नहीं होगा ना। लेकिन यहां पे चीजें चेंज होती हैं। अभी तक आपको कोई बताया कहीं भी कि रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है? बताया कोई? हाँ, वही बोल रहे हैं ना कि मार्केट में रेसिस्टेंस 2 ओम का भी है, 4 ओम का भी रेसिस्टर है, 5 ओम का भी है, लेकिन उसका भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, वो चेंज होते रहता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर फ्लक्चुएट करता है तो भी वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए तो ओम्स लॉ में आपको रेओस्टेट लगा के स्लाइड कर करके दिखाया गया था। तो जहां पे भी एग्जैक्ट वैल्यू का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, वहां पे हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप इस महीने, जुलाई के महीने में डेली कितने घंटे पढ़े हैं, तो आपके लिए बताना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि किसी एक दिन आप 4 घंटे पढ़े होंगे, किसी दिन 6 घंटे पढ़े होंगे, किसी दिन 8 घंटे पढ़े होंगे, किसी दिन 0 भी हो गया होगा, किसी दिन 12 भी हो गया होगा। तो अब आप कैसे बताइएगा? सबका एवरेज निकाल के टोटल डेज से डिवाइड कर दीजिएगा तो नहीं ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा? तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सके, उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। कोई प्रॉब्लम? बताइए, समझ में आ रहा है? आगे जो है वो हमें देखना है कि करंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। V इज इक्वल टू आई आर पढ़े हम लोग, तो I इज इक्वल टू आ गया V बाई आर। तो करंट 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सेकंड, ये रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे, हाफ करेंगे, तो करंट भी हाफ हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, करंट उल्टा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, करंट मतलब बढ़ जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू कैरी अ चार्ज है, और करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो डेफिनेटली जब वर्क डन बढ़ाइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा तो करंट को बढ़ना ही है, और वर्क डन को घटाइएगा तो करंट घटना है। रेसिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है जो करंट को इट अप करता है, जिसकी वजह से करंट बर्बाद होता है। तो डेफिनेटली अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट ज्यादा बर्बाद होगा, और रेसिस्टेंस घटाएंगे तो करंट कम बर्बाद होगा। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना और आंसर देना। और तेरा आवाज बहुत धीरे आता है, थोड़ा तेज बोलना।
मैंने लिखा है R डायरेक्शनल टू 1/R, R इनवर्सिबल टू रेसिस्टेंस। कई बच्चे ये लिख देते हैं कि R इज इनवर्सिबल टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये करेक्ट है या नहीं है? दिस लाइन थोड़ा तेज बोल दो। करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है। रेसिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ना है। रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। कभी कोई बताया कि रेसिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है? हम यहां पे इस पूरे रूम में 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं, तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है हम 20 एम्पियर भी देते तो रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेसिस्टेंस 4 ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे। रेसिस्टेंस को करंट से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूं कैसे। F इज इक्वल टू एम, ए क्लास 9 में पढ़े थे, A इज इक्वल टू एफ बाई एम। कहा गया था कि एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास का इनवर्स प्रोपोर्शनल। मास इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, मास डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन बढ़ाएगा तो मास कम हो जाएगा, या एक्सेलरेशन घटाएगा तो मास बढ़ जाएगा? इज दिस ट्रू और नो? नेवर। क्योंकि मास, अच्छा देखो मैं मूव कर रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैं तेज मूव करूंगा, एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो मैं अभी 60 केजी का हूं तो 120 केजी का हो जाऊंगा, या 60 केजी का हूं तो 30 केजी का हो जाऊंगा। यही चीजें हैं जो फिजिक्स में समझनी है। रट्टाफिकेशन अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, और ये सब पूछा जाता है, बोर्ड्स भले ना पूछे, आगे तो एडवांस पढ़ेगा तो पूछा ही जाएगा। ये सब ध्यान रखना है। मास किसी चीज पर डिपेंड करता ही नहीं है, एक्सेलरेशन करता है, तो रेसिस्टेंस तो खैर करता है डिपेंड, लेकिन रेसिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब यह है कि कहीं भी A डायरेक्शनल टू B है तो जरूरी नहीं कि B डायरेक्शनल टू A हो ही जाए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैंने ये पढ़ा रखा है आपको कि रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है करंट पे। करंट डिपेंड कर रहा है रेसिस्टेंस पे, क्योंकि रेसिस्टेंस करंट को इट अप करता है। तो हम लोग दो चीज देख रहे हैं, करंट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, बढ़े आगे। हम लोग रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, ये रेसिस्टेंस का इस तरीके से कंबाइन करते हैं या फिर इस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स कहते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहते हैं। मतलब यह है कि हमें जब एक से ज्यादा रेसिस्टर्स की जरूरत होती है तो दो तरीके से हम कंबाइन करते हैं। अगर हम एंड टू एंड करें, मतलब इसका हेड टू टेल, फिर इसका टेल टू हेड, फिर इसका टेल टू हेड, टेल टू हेड, एंड टू एंड हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब सारा हेड एक पॉइंट पर आ जाए और सारा टेल एक पॉइंट पर आ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर दोनों को मिक्स कर दे हम लोग इस तरीके से तो फिर इसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों है। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस है जिसके बारे में आप शायद पहले से जानते भी होंगे। सवाल है कि हम क्यों कर रहे हैं ग्रुपिंग, हमें क्या जरूरत है कि हम सीरीज में कंबाइन करें रेसिस्टर्स को या पैरेलल में कंबाइन करें रेसिस्टर्स को। व्हाट इज नीड ऑफ इट, बताइए क्या वजह है कॉम्बिनेशन का। सोचिए सोचिए, क्या जरूरत पड़ गई है कंबाइन करने की, नहीं पता चल रहा है? हाँ, करते हैं ना कंबाइन। अच्छा, सीरीज में कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? ऐसा ही होता है ना। और पैरेलल में करते हैं तो ये फॉर्मूला। तो क्या है फायदा? पढ़ा दिया जाता है आपको बस कि कंबाइन कर देना है, एंड टू एंड कर दिया तो सीरीज हो गया, सारा एंड एक तरफ और दूसरा एंड दूसरे तरफ, तो उसको पैरेलल कहते हैं। करते क्यों है ये हम लोग, क्या जरूरत है ये कंबाइन करने की?
देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं और समझ जाते हैं पहले कि क्यों किया जाता है, फिर डेरिवेशन आपको बताते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। देखो आर इक्विवेलेंट जो सीरीज में होता है, दो का एग्जांपल ले रहे हैं, R1 प्लस R2 होता है, और पैरेलल में 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। अब अगर आप सीरीज में ऐसे कनेक्ट किए, सपोज कीजिए ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चा? 4 ओम। सेम काम यहां करें हम, टू ओम एंड 2 ओम, इसका रेसिस्टेंस कितना आएगा? इनपुट सेम था, कॉम्बिनेशन चेंज करके हम लोग आउटपुट चेंज कर दिए। यहां से ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि सर हम लोग रेसिस्टेंस को सीरीज में तब कनेक्ट करते हैं जब रेसिस्टेंस हमें इंक्रीज करना हो, और पैरेलल में तब करते हैं जब ये क्या करना हो। अब देखो आपको 4 ओम रेसिस्टर की जरूरत है अपने घर में, ठीक है, आपके सर्किट में 4 ओम रेसिस्टर की जरूरत है। आप मार्केट गए, आपको 2 ओम का रेसिस्टर मिल रहा है, तो घर वापस लौट के आ जाएंगे या 2 ओम वाला 2 ठो लेके आइएगा? 2 ओम वाला 2 लेके आइएगा और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिएगा और आपका काम हो गया। एट द सेम टाइम अगर आपको 1 ओम की जरूरत है और मार्केट गए तो 2-2 ओम का रेसिस्टर मिल रहा है या 10-10 ओम का मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? 1 ओम वाला 2 ठो लेंगे और उनको सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे? पैरेलल में लगा देंगे। तो मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन जो हम लोग करते हैं वो रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज करने के लिए करते हैं। अगर हमें रेसिस्टेंस सर्किट में इंक्रीज करना हो तो हम सीरीज में लगाएंगे, और अगर डिक्रीज करना हो तो कैसे लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे। सो वी कनेक्ट, हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। टॉपिक अच्छा आज का मतलब जो अभी तक पढ़ाए हैं वो रिवाइज कराना है? आज वाला लिखिए मेथड 4, पहला टॉपिक लिखिए मेथड 4, फाइंडिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बाय द हेल्प ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, हो गया। सेकेंड टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। थर्ड है ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स एंड इट्स टाइप्स, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स एंड इट्स टाइप्स। आगे है टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of the resistors connected in series combination, to find the resistance of resistors connected in series combination। और नेक्स्ट है टू फाइंड, और इसी को हम लोग कहते हैं और टू प्रूव R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और आगे है टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसका भी दो उसको और लिख के करके लिख सकते हैं, टू प्रूव 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कुछ छूट नहीं रहा है?
इसमें शुरुआत का 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइंड करने के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, 5 लेके एवरेज निकाल लेते हैं। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करते हैं। थर्ड पढ़े कि ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन जो होता है रेसिस्टर्स का वो 2 तरीके से हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? जब कभी इंक्रीज करना हो तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब कभी डिक्रीज करना हो पैरेलल में करेंगे। क्लियर है यहां तक बच्चा? आगे जो है हमारा वो है सीरीज में डेरिवेशन, प्रूफ कैसे करेंगे। तो पहले आप समझेंगे, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा और आप लिखेंगे। तो पहले तो हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज में। ये सर्किट है आपका, ये स्विच ऑन किए, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब देखो यहां से लेके ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अलग अलग पॉइंट इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम नहीं होगा। यहां पे R1 वाला पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, R2 वाला थोड़ा कम हो जाएगा, R3 वाला थोड़ा कम हो जाएगा, जबकि करंट सबका क्या रहेगा? I रहेगा। बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB, और V इज इक्वल टू होता क्या है? IR होता है ना, IR। तो इसको लिख दिया I, और A और B के बीच का रेसिस्टेंस कितना है? तो IR1 लिख दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। B और C का हो जाएगा VA माइनस VA नहीं होगा, क्या होगा? VB माइनस VC। वेरी गुड। और I क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। सेम चीज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ये C एंड D, C और D से जो जाएगा वो होगा VC माइनस VD इज इक्वल टू IR3। यहां तक उतारिए। हम लोग नॉर्मल सा एक डायग्राम बनाए हैं और उस डायग्राम में ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट का मींस अलग अलग रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले R1 से पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB IR1, फिर R2 से VB माइनस VC IR2, R3 से VB माइनस VD IR3, और ये इक्वेशन 3 बन गया हमारा। आगे तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड and third we get, तीनों को ऐड करेंगे तो एक तरफ देखो बच्चा आया है VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD,
और इधर आया हुआ था IR1, IR2, IR3। कोई प्रॉब्लम? VB और VB कैंसिल हो गए, VC और VC कैंसिल हो गए, मिला आपका VA माइनस VD, I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब देखो रेसिस्टेंस जो आप निकाल रहे हो, तीनों को ऐड करके कोई ना कोई एक रेसिस्टेंस आएगा, और ये रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा? R इक्विवेलेंट कहलाएगा। और अगर तीनों को आप कंबाइन कर दोगे तो इधर पॉइंट A बचेगा और लास्ट वाला पॉइंट D बचेगा, बीच वाले सारे पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम डायग्राम सेकेंड, और इसका नाम आप लिख दो डायग्राम 2, उस पर वाले को लिख लेना डायग्राम 1। तो अब सेकेंड वाले डायग्राम में अगेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D, A और D का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VD, और ये I आगे क्या होगा? वेरी गुड, ये इक्वेशन 5 हो गया। उतार लो इतना। अब देखो इक्वेशन 4 आया है, VA माइनस VD इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आया VA माइनस VD इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। ये दोनों अगर सेम है LHS तो RHS भी क्या होगा? सेम होंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव, तो 4 और 5 से ये कैंसिल हो गया, तो बच गया I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल। ये डायग्राम भी जरूर बना लीजिएगा, सेकेंड डायग्राम, ठीक है ना? तो फाइनल तौर पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उतार लीजिए। तो क्या है ना, फिर से इसको देख लेते हैं, और कोड क्या है याद रखने का। जब कभी हमसे कहा जाए R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालने को अगर कहा जाए, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम V निकालेंगे। सवाल है सर क्यों? क्योंकि किसी भी सर्किट में अगर सीरीज का सर्किट है तो अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। और अगर अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लायंस भी लगा होता है ना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि घर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो लगाते हैं वो सर्किट पैरेलल ही लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में क्या होता है कि आपका सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है, तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है। 4 हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि वो क्यों लगाते हैं आप, ठीक है? तो सीरीज में सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, इस वजह से हम हर रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए और सबको ऐड कर दिए। फिर हम ये कहे कि ये जो 3 रेसिस्टर हम लोग ले रखे थे, अगर तीनों को कंबाइन कर देंगे तो कोई एक रेसिस्टर मिलेगा, और उस रेसिस्टर को हम लोग क्या कहेंगे? R इक्विवेलेंट कहेंगे। और फिर उससे एक चौथा इक्वेशन बन गया, और सबको कंबाइन कर दिए तो ये आ गया। सेम अगर आप पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन यहां चेंज क्या हो जाएगा? करंट चेंज हो जाएगा। तो एक बार कोशिश कीजिएगा, अगर पैरेलल खुद से कर सकते हैं तो, अदरवाइज मैं अगले क्लास यानी परसों आपको बताऊंगा पैरेलल को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद 7 बजे से मेरा कोचिंग का अपना क्लास है, तो इसलिए अभी वाइंड अप करना पड़ेगा। क्या क्या पढ़े हैं समराइज कर दे रहा हूं मैं। और 5 टॉपिक था हमारे जिसमें आज मैंने आपको 4 पढ़ाया है, 5वां नेक्स्ट डे कर दूंगा। फर्स्ट टॉपिक था कि रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर्किट का, आमीटर और वोल्टमीटर के हेल्प से। हम लोग ये सीखे कि हम लोग आमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग ले लेते हैं, 5 अलग अलग रीडिंग ले लेते हैं, और रेशियो निकाल के R1 V बाई I करके, V1 बाई I1 करके R1 निकालते हैं, फिर V2 बाई I2 करके R2 निकालते हैं, ऐसे करके 5 अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, और पांचों का एवरेज निकाल लेते हैं, और उस एवरेज को फिर हम कहते हैं कि वही हमारा रेसिस्टेंस होगा। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक करंट किन फैक्टर्स पर। हाँ जी,
हाँ, यहां पे क्या है ना कि यहां पर एक से ज्यादा रेसिस्टेंस है, तो ये इक्विवेलेंट कहा जा रहा है। सर्किट में था एक ही रेसिस्टेंस, लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा था आपका, क्योंकि अलग अलग फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। डिफरेंस समझ रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि कोई एक सर्किट नॉर्मल सर्किट है, उसका रेसिस्टेंस निकालना, और एक सर्किट जिसमें R1, R2, R3 तीन अलग अलग रेसिस्टेंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्वार्ट्ज वाले में क्या है कि पूरा सर्किट है, उसमें अलग रेसिस्टेंस नहीं है, कंप्लीट टोटल उसका रेसिस्टेंस निकालना है। और यहां पे क्या है कि तीनों को, तीन क्या 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अगर वो सीरीज में होंगे तो सीरीज का फॉर्मूला से निकलेगा, पैरेलल होगा तो पैरेलल का फॉर्मूला से निकलेगा। लेकिन एक ही रेसिस्टर है जिसका वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसका वैल्यू चेंज कर रहा है, तो फाइनल तौर पे आप उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू बताएंगे ना। तो यहां पे किसी सर्किट का जब निकालना होता है तो सर्किट का आर जो होता है वो आर एवरेज के इक्वल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 3 वैल्यू निकालते हैं या 3 वैल्यू दिया रहे तो 3 का एवरेज निकाल लेंगे, 5 रहेगा तो 5 का निकाल लेंगे, 7 का रहे तो 7 का, 9 रहा तो 9 का। समझ रहे हैं? लेकिन एक ही सर्किट में 3 अलग अलग वैल्यू दिया रहे, 3 अलग अलग रेसिस्टर दिया रहे, सीरीज में या फिर पैरेलल में, तो फिर ये नहीं चीज होगा। फिर इसका अपना फॉर्मूला लगेगा, जो कि न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे कि आर इक्विवेलेंट। इसमें आर एवरेज जो आप निकाल रहे हैं, इसमें R1, R2, R3 और इन सब का वैल्यू आप वोल्ट मीटर और पोटेंशियल वो एमीटर के हेल्प से ले रहे हैं, जबकि इसमें R1, R2, R3 का वैल्यू दिया रहता है। डिफरेंस समझ रहे हैं? इसमें R1, R2, R3 अलग अलग कंपोनेंट हैं जो सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड है। इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं था, आपके पास वैल्यू सिर्फ वोल्ट मीटर का था और आमीटर का था। आप वोल्ट मीटर और आमीटर के हेल्प से अलग अलग रेसिस्टेंस लिए और फिर आर एवरेज निकाल गए। ठीक है? देखो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लो ना तो समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेथड टू फाइंड रेसिस्टेंस बाय यूजिंग ammeter and voltmeter. We take different readings of ammeter and voltmeter. We find different resistances and we get their average value. एक एग्जांपल दे दो, R1 V1 by I1 निकाले, R2 निकाले, R3 निकाले और सबका एवरेज निकाल कर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दो। ठीक है? नेक्स्ट है कि क्या ग्रुपिंग होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। वी कंबाइन और वी ग्रुप द रेसिस्टर्स to find their equivalent resistance, or actually we group or we combine the resistors to increase its value or to decrease its value. To increase its value we connect in series combination, or to decrease its value we connect in parallel combination. So there are two types of combination, series combination and parallel combination. In series combination the resistors are connected end to end, but in parallel combination means end to end is the sense that the head of first resistor, the tail of first resistor is connected to the head of it, and the tail of second resistor is connected to head of third resistor, and we connect this. And in parallel combination, first all the head are on one point and all the tail are on another point. And to derive the formula R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3, we know V is equal to IR, but different resistances, different resistors have different potential difference. So we find VA minus VB, VB minus VC, VC minus VD, and we combine it, and we imagine that if we connect all the three resistors in one, then it will be assumed as R equivalent, and when we compare the two different equations, equation 4 and 5, we get this formula R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. How we derive the formula in parallel combination, we will learn it in next class. If you have any doubt, please ask to me. फिर से बोलिए। बस हो गया, और कुछ नहीं लिखना है। लेकिन एग्जाम में अगर सवाल आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया गया और इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर पड़ेगा, तो आंसर क्या लिखेंगे?
इट विल ऑल्सो गेट डबल्ड। और अगर रेसिस्टेंस डबल कर दिया गया तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बस यही है। और कोई डाउट है? हाँ चलिए होमवर्क करके भेज दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल करेंगे। दैट्स ऑल।